आंधियों से कह दो अपनी औकात में रहे, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। और आपके इन्हीं हौसलों को ऊंचाइयां देने के लिए हमारी ये लेक्चर सीरीज चल रही है और आज हम इसमें करेंगे प्रतिशत भाग 3। विषय की निरंतरता बनाए रखने के लिए आप हमारे प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखें। आज का हम पहला सवाल लेते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 20% शिक्षा पर, शेष का 50% भोजन पर तथा शेष का 40% किराए पर खर्च करता है। यदि उसकी बचत ₹2400 मासिक है तो उसकी वार्षिक आय की गणना करें। तो एक तो हम यहाँ से जो यूनिटरी मेथड है अपना, वहाँ से स्टार्ट करके कर सकते हैं और ये मान लेते हैं कि माना उसकी, क्योंकि यहाँ पर मासिक पहले दिया हुआ है तो मासिक निकाल लेंगे और उसके बाद 12 से गुणा करके वार्षिक निकाल लेंगे। तो हम मान लेते हैं मासिक आय। माना उसकी मासिक आय 100 रुपये है। अब हम इस सवाल को, जो सवाल की यात्रा है उसी के साथ चलते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 20% शिक्षा पर खर्च करता है। तो शिक्षा पर खर्च हो गया, शिक्षा पर खर्च 100 का 20% बराबर 20 रुपये तथा शेष का, तो शेष अपने पास कितना बच गया, शेष 100 माइनस 20 बराबर 80 रुपये। शेष का 50% भोजन पर, भोजन पर खर्च बराबर 80 का 50% बराबर 80 गुणा 50 बटे 100 बराबर 1 2 40 रुपये। आगे कह रहा है तथा शेष का 40%। अब शेष कितना बच गया उसके पास, अब शेष हो गया, क्योंकि 80 रुपये पहले थे उसमें से 40 रुपये खर्च कर दिए उसने, तो 80 माइनस 40 बराबर 40 रुपये। अब शेष उसके पास रह गया 80 माइनस 40 बराबर 40 रुपये और वो शेष का 40% किराए पर खर्च करता है। किराए पर खर्च बराबर शेष 40 का 40% बराबर 40 गुणा 40 बटा 100। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया और 4 चौक 16। इसलिए अब उसके पास बचा कितना, 40 माइनस 100 बराबर 24 रुपये। अब सवाल ये कह रहा है कि यदि उसकी बचत 2400 रुपये है तो कुल उसकी आय है वो कितनी होगी। जबकि अपने जो ये स्टेटमेंट है इससे निकला कि अगर उसके पास 24 रुपये बचा है तो उसकी मासिक आय 100 रुपये है। तो अब यूनिटी मेथड से कर लेते हैं। अगर बचत 24 रुपये तो मासिक आय बराबर 100 रुपये। अगर बचत 1 रुपये तो मासिक आय 100 बटे 24। और चूँकि उसकी मासिक जो बचत है वो 2400 रुपये है, तो अगर बचत 2400 रुपये तो मासिक आय 100 बटे 24 गुणा 2400। 24 से कट जाएगा 100 और 100 गुणा 100 बराबर 10,000 उसकी मासिक आय है। पूछा गया वार्षिक आय कितनी है, तो वार्षिक आय बराबर 10,000 गुणा 12 बराबर 1,20,000। इस सवाल को हम दूसरे तरीके से भी बहुत ही जल्दी हल कर सकते हैं और वो अपना जो तरीका है वो रहेगा, यहाँ पर मान लेते हैं कि उसकी जो मासिक आय है वो x रुपये है और यहाँ से स्टार्ट करते हैं उसको। अगर उसकी मासिक आय x रुपये है और उसने 20% शिक्षा पर खर्च कर दिया तो उसके पास बचा कितना, 80%। अर्थात जब उसने 20% शिक्षा पर खर्च कर दिया तो उसके पास बचा 100 माइनस 20, 80%। प्रतिशत के नीचे हम उसको 100 से भाग दे देंगे, ये शेष रह गया अपना। और उस शेष का 50% उसने भोजन पर खर्च किया तो उसके पास फिर कितना बचा, उसमें से उसने 50% भोजन पर खर्च कर दिया तो 50% बचा बटा 100 गुणा शेष का 40% उसने किराए पे खर्च किया तो उसके पास बचा कितना, 100 माइनस 40 बराबर 60 बटे 100% के लिए। और ये सब मिलके अपना हो जा रहा है 2400 रुपये।
इम्प्लाइज दैट x गुणा 100 माइनस 20 80/100 गुणा 50/100 गुणा 60/100। और अब मैं काट देता हूँ, 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 50 एकम 50, 50 दूनी 100 बराबर 24,000 है ये। और यहाँ से 2 एकम 2, ये 4 आ जाएगा। इम्प्लाइज दैट x गुणा 6 चौका 24/100 बराबर 24, माफ़ कीजिएगा 2400 था ये, 2400। इम्प्लाइज दैट x बराबर 2400 गुणा 100/24, ये कट जाएगा 100 हो जाएगा, और ये अपना आ गया 10,000। ये अपनी मासिक आय है, और उसने पूछा है वार्षिक आय, तो हम 12 से गुणा कर देंगे। वार्षिक आय बराबर 12 गुणा 10,000 बराबर 1,20,000 रुपये। इस तरीके से आप करेंगे तो आपके पास समय की भी बचत होगी और बड़ी तीव्रता से इसका उत्तर आपको मिल जाएगा। अब हम अगला सवाल देखते हैं। एक छात्र एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करता है तथा 5 अंकों से फेल हो जाता है। दूसरा छात्र जो 30% अंक प्राप्त करता है, न्यूनतम उत्तीर्ण के लिए आवश्यक अंकों से 20 अंक अधिक प्राप्त करता है। अधिकतम अंक ज्ञात करो, उत्तीर्ण के लिए आवश्यक अंक प्रतिशत ज्ञात करो। तो यहाँ पर है कि एक बार जब वो 20% अंक प्राप्त कर लेता है तो 5 अंकों से फेल हो जाता है, और दूसरा छात्र जो 30% अंक प्राप्त करता है, वो जो न्यूनतम उत्तीर्ण अंक है उससे 20 अंक अधिक होते हैं। तो अपने को अधिकतम अंक ज्ञात करने हैं और उत्तीर्ण के लिए आवश्यक अंक प्रतिशत प्राप्त ज्ञात करना है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि माना अधिकतम अंक x हैं। तो अब हम दोनों स्टेटमेंट निकालते हैं। पहले वाला स्टेटमेंट है कि एक छात्र जो 20% अंक प्राप्त करता है 5 अंकों से फेल हो जाता है, तो अर्थात x का 20% और वो 5 अंकों से फेल हो गया, अगर उसके 5 अंक और होते तो वो पास हो जाता। तो ये अपने हो गए उत्तीर्ण अंक। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है कि दूसरा छात्र जो 30% अंक प्राप्त करता है, वो न्यूनतम उत्तीर्ण के लिए आवश्यक अंकों से 20 अंक अधिक प्राप्त करता है, अर्थात x का 30% जो है वो 20 अंक अधिक हो जाते हैं उत्तीर्ण अंक से, तो उसको 20 कम कर दो, ये अपने हुए उत्तीर्ण अंक। अर्थात ये और ये दोनों बराबर हैं। अब हम इनको बराबर कर देते हैं और फिर हल कर देते हैं। तो x का 20% मतलब 20/100 प्लस 5 बराबर x का 30%, 30/100 माइनस 20। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, ये आ गया 2x/10 प्लस 5 बराबर 3x/10 माइनस 20। 10 से दोनों तरफ गुणा कर देते हैं और ये हो जाएगा 2x प्लस 50 बराबर 3x माइनस 200। और x को एक तरफ कर लेते हैं और दूसरे अंकों को एक तरफ कर लेते हैं, तो ये अपना आ गया 3x 50 प्लस 200 बराबर 3x माइनस 2x। इम्प्लाइज दैट 250 बराबर x, अर्थात जो अधिकतम अंक हैं वो 250 है और उत्तीर्ण के लिए आवश्यक अंक कितने हो जाएंगे। अब किसी से भी निकाल लो आप, जैसे पहले से मैं निकाल लेता हूँ। ये तो अपना हो गया अधिकतम अंक और उत्तीर्ण के लिए अंक कितने हो जाएंगे। 250 का 20% प्लस 5, 250 का 20% 20/100 प्लस 5, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 25 दूनी 50 प्लस 5 बराबर 55 अंक। इस तरह से ये स्पष्ट हो जाता है कि उसको उत्तीर्ण होने के लिए 55 अंक चाहिए। अगला सवाल देखते हैं। अगर एक व्यापारी अंकित मूल्य पर क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है तथा उस पर 25% की छूट देता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो एक तो हम सीधे सीधे जो हमने पहले फार्मूला बताया था क्रमागत
लाभ हानि या क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन का, उससे कर सकते हैं। और दूसरा जो है हम इसको 100 मान के कर सकते हैं। तो ये मान लेते हैं कि माना उसका क्रय मूल्य 100 है, तो अंकित मूल्य 25% अधिक अंकित करता है, इसलिए अंकित मूल्य बराबर 100 तो ये है ही, और इसके ऊपर 25% अधिक अंकित करता है, अर्थात 100 का 25% बराबर 100 + 25 बराबर 125 रुपये। अब 125 पर वो 25% की छूट देता है, इसलिए छूट कितनी हो गई? छूट बराबर 125 का 25% बराबर 125 गुणा 25/100। ये हो जाएगा 25 पंजो 125 हासिल 12, 25 दूनी 50 और 12 62 हासिल 6, 25 कम 25 और 6 31/100 बराबर 31.25। इतने की वो छूट देगा, तो उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? विक्रय मूल्य, क्योंकि 125 रुपये के ऊपर वो छूट दे रहा है, तो 125 माइनस 31.25.75, यहाँ बच गए 4, 4 में से 1 गया जब 3, और 12 में से 3 गया जब 9, 3 1 4 9 और 3 12, 93.75 उसका विक्रय मूल्य होगा। अर्थात अब उसको हानि होगी, क्योंकि उसका क्रय मूल्य 100 था और विक्रय मूल्य 93.75 है, तो उसकी हानि कितनी हो गई? हानि बराबर 100 माइनस 93.75 बराबर 0.25, 6.25, अर्थात उसको 6.25% की हानि होती है। इस तरह से ये ध्यान रखें, ये सवाल जो है वो बहुत परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है कि एक बार समान प्रतिशत से बढ़ा देंगे और दोबारा बार समान प्रतिशत से घटा देंगे, और फिर पूछेंगे कि कुल लाभ या हानि कितना प्रतिशत है। तो इस तरह जब समान अंक से प्रतिशत से बढ़ाते हैं और समान प्रतिशत से घटाते हैं, तो उसमें निश्चित रूप से हानि होती है, और वो हानि जो कितनी होगी वो हम देखते हैं। अपना जो फार्मूला हमने देखा था, जब दो क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन किए जाते हैं, तो हमारा फॉर्मूला था x + y + xy/100। इस केस में x + 25 है और y - 25 है, तो लिखते हैं x की जगह +25, y की जगह -25, प्लस x की जगह 25, y की जगह -25/100 बराबर 25 से 25 कट जाएगा, और ये आगे आ जाएगा, तो प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस, और 25 25 625/100 बराबर -6.25%। इसलिए ध्यान रखें कि जब समान प्रतिशत से वृद्धि हो और समान प्रतिशत से कमी हो, तो चूंकि वृद्धि है वो कमी को यहाँ पर निरस्त कर देगी, लेकिन ये जो अपना मूल्य है xy/100, इसी के बराबर की अपने को हानि होती है। ये विशेष रूप से ध्यान रखें। अगला सवाल हम लेते हैं। एक चुनाव में 80% लोगों ने अपना वोट दिया। एक व्यक्ति जो कुल वोटों को का 45% प्राप्त करता है, दूसरे व्यक्ति को 100 वोटों से हराता है। चुनाव में 2 ही व्यक्ति थे, तो कुल वोटों की संख्या ज्ञात करो। यहां से हम स्टार्ट करते हैं। या तो यहां से आप 100 मान के कर सकते हो या x मान के कर सकते हो। एक बार हम x मान के करते हैं। माना कुल वोटों की संख्या बराबर x। तो एक चुनाव में 80% लोगों ने अपना वोट दिया, इसलिए वोट कितने लोगों ने दिया? वोट दिया x का 80% बराबर x गुणा 80/100 0.045 बराबर 4x/5। अब कह रहा है कि एक व्यक्ति जो कुल वोटों का 45% प्राप्त करता है, जो पहला व्यक्ति है, प्रथम व्यक्ति को वोट मिले कितने? कुल वोटों का 45, कुल वोट कितने हैं? x हैं, तो x का
45% बराबर x गुणा 45/100 और 5 से कट जाएगा, 9 पंजू 45 और 20 बराबर 9x/20। तो जो कुल वोट 4x/5 थे और प्रथम व्यक्ति को 9x/20 वोट मिले, तो दूसरे व्यक्ति को कितने वोट मिलेंगे? इसलिए दूसरे व्यक्ति को वोट मिले, कुल वोट जितने वोट कास्ट हुए वो कितने वोट पड़े? 4x/5 माइनस प्रथम व्यक्ति को वोट मिले वो, क्योंकि वहाँ पे 2 ही लोग थे और कोई तीसरा कैंडिडेट था नहीं, इसलिए जितने वोट पड़े वो दोनों में ही डिवाइड होंगे। 9x/20, यहाँ पर 20 एलसीएम आ जाएगा, 5 चौक 20, 4 चौक 16x माइनस 9x बराबर 7x/20। अर्थात प्रथम व्यक्ति को 9x/20 वोट मिले और दूसरे व्यक्ति को 7x/20 वोट मिले। तो कह रहा है कि दूसरे व्यक्ति को 100 वोटों से हराता है। इसका मतलब 9x/20 और 7x/20 में 100 का डिफरेंस है, अर्थात हराया कितने से? 9x/20 माइनस 7x/20 बराबर 100। 20 एलसीएम आ जाएगा, 9x माइनस 7x बराबर 100। 9x माइनस 7x ये हो जाएगा 2x/20 बराबर 100। 2 से कट जाएगा, नीचे 10 आ जाएगा, एम्प्लाइज दैट x बराबर 1000। अर्थात कुल जो वोट थे वो अपने 1000 थे। अब इस चैप्टर में हमने सारे के सारे जो सवाल थे, विविध प्रकार के प्रश्न जिस तरह से पूछे जा सकते थे वो हमने कवर कर लिए हैं, और अब हम पटवार की जो पिछली परीक्षा हुई थी उसमें पूछे गए सवाल हल करेंगे। एक परीक्षा में 35% अभ्यर्थी गणित में और 25% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। यदि 10% गणित और अंग्रेजी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का प्रतिशत कितना है? इस तरह के सवाल अच्छा रहता है कि हम वेन डायग्राम बना के करें, और वेन डायग्राम में यहाँ पर जो अनुत्तीर्ण छात्र दे रखे हैं और यहाँ पर भी अनुत्तीर्ण दे रखा है, तो वेन डायग्राम हम इस तरह से बनाएंगे। और ये कह रहा है कि 10% ये सभी जो है अनुत्तीर्ण विद्यार्थी हैं, और ये गणित के अनुत्तीर्ण विद्यार्थी हैं, और यहाँ पर अंग्रेजी के अनुत्तीर्ण विद्यार्थी हैं, और ये जो है ये अपना जो कॉमन पोर्शन, यहाँ पर गणित और अंग्रेजी दोनों विषय के विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं। अर्थात ये कितने हो गए अपने? 10%। तो 10 तो यहाँ पर हो गया, और कह रहा है कि गणित में टोटल 35% अभ्यर्थी फेल हुए हैं। तो जब 10 यहाँ पर हो गया और अपने को टोटल 35 करना है, तो 25% यहाँ पर बच गया। इसी तरीके से अंग्रेजी में 25% अनुत्तीर्ण हुए हैं, क्योंकि 10 यहाँ पर अनुत्तीर्ण हो गए हैं जो गणित में भी हैं, इसलिए केवल अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी 25 माइनस 10 15% हो जाएंगे। अर्थात कुल कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए? कुल अनुत्तीर्ण कितने हो गए? 25 प्लस 10 प्लस 15 बराबर 50। 2 और 3 और 4 और 5 और 5 10, 50%। अतः दोनों विषयों में उत्तीर्ण विद्यार्थी ये वो विद्यार्थी हो गए जो कम से कम एक विषय या दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण है। इसलिए दोनों विषयों में जो उत्तीर्ण विद्यार्थी होंगे वो हो जाएंगे 100 माइनस 50 बराबर 50%। या तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, या दूसरा तरीका ये रहता है कि जो पहला विषय दे रखा है, जैसे यहाँ पर 35% दे रखा था, उसको जोड़ लें, प्लस दूसरा विषय अंग्रेजी का जो अनुत्तीर्ण है उसको जोड़ लो 25, और जो कॉमन है उसको घटाना पड़ेगा, क्योंकि 25 और 35 दोनों में जो कॉमन है वो दोनों बार जुड़ गया है, तो एक बार उसको घटाना पड़ेगा, -10, और 25 और 35 60 माइनस 10 बराबर 50%। इसलिए जितने तो हो गए अनुत्तीर्ण, और उत्तीर्ण कितने हो जाएंगे? 100 माइनस 50 बराबर 50%। अगला सवाल देखते हैं। एक भिन्न के अंश में 200% और हर में 400% की वृद्धि की जाती है। इसके परिणामी भिन्न 1/20 है, तो मूल भिन्न क्या थी?
फिर मान लेते हैं कि माना मूल भिन्न x बटे y है। और अब हम प्रश्न के साथ अपनी यात्रा शुरू करते हैं। ये कहता है कि भिन्न के अंश में 200% की वृद्धि होती है, अर्थात जो अंश है हमारा x, उसमें 200% की वृद्धि। कितने की वृद्धि? 200%, x का 200%। और हर में 400% की वृद्धि, तो y प्लस y गुणा 400%। और भिन्न बन जाती है अपना 1/1/20, अर्थात x प्लस x गुणा 200/100 बटे y प्लस y गुणा 400/100 बराबर 20 एकम 20 और 21/20। एम्प्लाइज दैट ये कट जाएगा, यहाँ से ये भी कट जाएगा। x प्लस 2x हो जाएगा 3x और 4y प्लस y हो जाएगा 5y बराबर 21/20। और अपने को मूल भिन्न x बटे y निकालनी है, तो x बटे y बराबर 21/20 गुणा 5/3। और ये 3 7 21 और 5 चौक 20 बराबर 7/4 अपना मूल भिन्न हो जाएगा। यही अपना आंसर होगा। अंतिम सवाल देखते हैं। 500 के 6/7 का 42% का 35% होगा। जहाँ जहाँ का आए वहाँ सीधा सीधा अपने को गुणा कर देना है, अर्थात 500 का 6/7 का 42% का 35%। और जहाँ प्रतिशत है उसको भिन्न में बदलेंगे तो 100 का भाग दे देंगे। तो ये 500 गुणा 6/7 गुणा 42/100 गुणा 35/100। 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। और यहाँ पर 5 चौक 20 हो जाएगा। और यहाँ 5 से कट जाएगा 7, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 2 से कट जाएगा 3 बच जाएगा यहाँ पर, और यहाँ 2 से कट जाएगा 21 बच जाएगा। और ये 7 से 7 कट जाएगा, और 21 को जब 3 से गुणा करेंगे तो 63 हो जाएगा। इस तरीके से हमने जो प्रश्न पटवार 2015 में प्रतिशत से पूछे गए थे वो प्रश्न हल कर लिए हैं, और विविध प्रश्न भी हल कर लिए हैं। आप इन प्रश्नों का बार बार दोहराव करें और इन प्रश्नों को अपने नोटबुक में ज़रूर लिख लें, जिससे बार बार आपको वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े और आपका समय की बचत हो सके। ये आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए महत्वपूर्ण था। इसके अलावा आपको जहाँ से भी नए प्रश्न मिलते हैं, अभ्यास के लिए प्रश्न मिलते हैं, मॉक टेस्ट के लिए प्रश्न मिलते हैं, वहाँ से आप प्रश्न जरूर करते रहें। अब हम लेते हैं अपना बोनस क्वेश्चन। और अपना बोनस क्वेश्चन था, हमने 2 संख्याओं के मान ज्ञात करने के लिए आपसे पूछा था। इसमें आपको ध्यान देने की ज़रूरत ये है कि ये जो छोटी लाइन और बड़ी लाइन है इनको ध्यान देना होता है। पहला जो अपना ऑप्शन है इसमें 1/2 में 2 का भाग देना है, जबकि दूसरे वाले केस में 1 में 1/2 का भाग देना है। अब ये सवाल बड़ा आसानी से हल हो जाएगा। और जैसा कि हम जानते हैं कि जब भाग में जो संख्या होती है उसको जब गुणा करते हैं तो उसको उसके अंश को हर में बदल देते हैं और हर के अंश को में बदल देते हैं। तो यहाँ 2 है, 2 को मैं 2/1 भी लिख सकता हूँ। और फिर मेरा ये सवाल हो जाएगा 1/2 गुणा, जब 2/1 को उल्टा करूँगा, जब मैं गुणा में ले जाऊँगा तो मेरा 1/2 हो जाएगा। और 1 से 1 गुणा होकर 1 और 2 से 2 गुणा होकर 4। इसी तरह से यहाँ पर 1 में 1/2 का भाग है, तो 1 गुणा में जब गुणा में जाएगा तो उल्टा हो जाएगा 2/1, और ये अपना हो जाएगा 2/1 बराबर 2। अब हम अपना आज का जो बोनस क्वेश्चन है उसको लेते हैं। और आज का हमारा बोनस क्वेश्चन है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 0, 1, 2, 3। इसमें मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, और हिंट ये है कि अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनमें केवल उनका और एक का पूरा पूरा भाग जाता है। ये सवाल भी परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है, इसलिए कोशिश करें और इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। इसको डिस्कस करेंगे हम अगले वीडियो में। अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे हों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल मैथमेटिक्स फॉर पटवार बाय दिनेश को सब्सक्राइब करें।
हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहें।